हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेयर टू आज हम कर रहे हैं ऑफिशियल ड्राफ्टिंग, जो है ऑफिस ड्राफ्टिंग या लीगल ड्राफ्टिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, मगर जनरली उनके मीनिंग्स लोगों को मालूम ही नहीं होते, बल्कि वो इस किस्म के अल्फाज लेटर में देखकर घबरा जाते हैं कि यार इसके मीनिंग क्या है। आज हम वो कर रहे हैं और फिर हम इनको इस्तेमाल करेंगे अपने लेटर्स में। ठीक है। पहला आ गया आपके सामने, हेयर टू या हिदर टू। हेयर टू या हिदर टू के मीनिंग होते हैं, ये एडवर्ब है, ये बहुत ज्यादा फॉर्मल इस्तेमाल है इसका, पुरतकल्लुफ इस्तेमाल है और ऑफिशियल यूज है इसका। टू दिस या अनटिल नाउ, यानी अब तक। और जुमला मैंने जो बनाया है इसका मीनिंग तो बता दिए, अब सेंटेंस में देखो कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे किसी लेटर में आप इंटीमेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एनी सॉर्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट और नोटिस और इंटीमेशन हैज नॉट बीन हियर टू रिसीव्ड बाय द अंडरसाइंड। बाय द अंडरसाइंड का मतलब है बाय मी। ठीक है, जो नीचे साइन करूंगा। तो मौखर जिक्र फिदवी, फिदवी को किसी किस्म का डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट या नोटिस या इंटीमेशन यानी इत्तला मौसूल नहीं हुई है अब तक। हेयर टू या हिदर टू का मतलब होता है अब तक। ठीक है। या आप किसी को एक्सप्लेनेशन कॉल लेटर भेजें या चार्जशीट भेजें और उसका जवाब मांगा हो 3 दिन के अंदर अंदर और जवाब ना आया हो, तो आप अगली जो एक्सप्लेनेशन कॉल लेटर भेजेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि यू हैव नॉट सबमिटेड एनी ऑफिशियल रिप्लाई टू द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन कॉल लेटर हेयर टू, कि आपने अभी तक ऊपर बयान की गई एक्सप्लेनेशन कॉल लेटर का कोई जवाब इरसाल नहीं फरमाया है। भाई समझ में आ रहा है? बता दो हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो। ओके। फिर है हेयर टू फोर। अब हेयर टू और फोर भी, तो देखो, फोर का मतलब होता है पहले, इसी से बना है बिफोर। और हेयर टू का मतलब होता है अब तक, तो ये एडवर्ब है, वेरी फॉर्मल। इसके मीनिंग है अनटिल दिस टाइम और बिफोर नाउ, अब तक या अब से पहले तक, अब तक या अब से पहले। ठीक है। तो देखो जुमला, एनी सॉर्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट नोटिस इंटीमेशन हैज नॉट बीन हेयर टू फोर रिसीव्ड बाय द अंडरसाइंड, कि अंडरसाइंड यानी फिदवी को, मौखर जिक्र को अब से पहले ऐसा कोई दस्तावेज या नोटिस या इंटीमेशन मौसूल नहीं हुआ है। ठीक है। यानी हिदर टू या हेयर टू में तो अब तक की बात हो रही है, लेकिन हेयर टू फोर का मतलब अब तक या अब से पहले भी कोई मौसूल नहीं हुआ। ठीक है, ये ज्यादा ज्यादा क्लैरिफाई करके पेश किया आपने। हेयर टू फोर में ज्यादा आपने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अभी भी और अब से पहले भी वसूल नहीं हुआ। ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है हेयर अंडर। हेयर अंडर एडवर्ब है और बहुत ही फॉर्मल है। इसके मीनिंग क्या होते हैं? एज स्टेटेड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब देखो, एक डॉक्यूमेंट है, उसके कई पार्ट्स हैं, तो आप वहां अगर एक जगह लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका जिक्र अगले पार्ट में आएगा, ठीक है ना, तो फिर हेयर अंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑल दी एसओपीज आर हेयर अंडर, तमाम एसओपीज दर्जे झैल हैं। तो हेयर अंडर का मतलब उर्दू में जिसे हम कहते हैं दर्जे झैल या मिन दर्जा झैल, मन, सॉरी, मन दर्जे झैल। ठीक है, जो नीचे दर्ज की हुई है। आसान था ये तो। हेयर विद, हेयर विद हमेशा अटैचमेंट को कहते हैं, अटैचमेंट को। जैसे ये भी एडवर्ब है, विद दिस लेटर। अब आपने अपने लेटर के साथ कोई फोटोग्राफ भेजा है, तो द फोटोग्राफ इज इनक्लोज्ड हेयर विद, फोटोग्राफ इस लेटर के साथ मुंसलिक है। तो हेयर विद का मतलब होता है साथ, इस लेटर के साथ। तो देखो, द रिक्वायर्ड एविडेंसेस या द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या द रिक्वायर्ड एनेक्जर्स, एनेक्जर्स उन तमाम चीजों को कहते हैं जो, एनेक्जर्स उन तमाम चीजों को कहते हैं क्या वो बेटा,
तबीयत सही है। एनेक्शर्स उन तमाम चीजों को कहते हैं जो लेटर के साथ इजाफी तौर पर मुंसलिक की जाती है, ठीक है, एटसेट्रा यानी वगैरह वगैरह, आर इनक्लोज्ड हेयर विद, इनक्लोज्ड का मतलब है मुंसलिक है, हेयर विद यानी इस लेटर के साथ। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। हाँ भाई, काम की चीजें हैं या यूं ही है, जल्दी बताओ। ओके, इसके बाद आ गया मटेरियल। अब ये लीगल कानूनी जो दस्तावेज बनती हैं, कोई एग्रीमेंट है या कोई स्टेटमेंट है, उसमें एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या? यूज्ड अबाउट थिंग्स और पीपल दैट आर इंपॉर्टेंट इन अ लीगल केस। एक कानूनी मुकदमा है। अच्छा, मुकदमे का मतलब यही नहीं होता कि वो अदालत में चल रहा हो, ठीक है ना। कोई भी, जैसे एक बिजनेस हो रहा है, कोई बिजनेस डील हो रही है, तो वो भी मुकदमा है, ठीक है ना। वो भी केस है ना भाई, लीगल केस है वो भी। तो किसी लीगल केस में इंपॉर्टेंट थिंग्स या इंपॉर्टेंट पीपल को कहते हैं मटेरियल। जैसे मैं जुमला बना दूं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मेरे जहन में उस वक्त नहीं आ रहा था, अब आ गया जहन में। जैसे कहा जाए कि नो रेलेवेंट मटेरियल इज अवेलेबल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर केस। इस मखसूस केस से मुताल्लिक कोई मटेरियल नहीं मिला, तो इसका मतलब, मटेरियल का मतलब ना कोई चीज मिली है, ना कोई शख्स मिला है, ना कोई गवाह मिला है, ना कोई गवाही मिली है, ठीक है। ऑक्यूपेशन। अच्छा, लफ्ज ऑक्यूपेशन के कई मीनिंग हैं। नंबर एक, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कब्जा। आम जुबान की बात कर रहा हूं अभी, मैं ड्राफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आम तौर पर कब्जे को कहते हैं इलीगल ऑक्यूपेशन, गैर कानूनी कब्जा, है ना। ऑक्यूपेशन का एक और मतलब भी है, दिमाग में जो सोच घूम रही होती है उसको भी ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्यूपेशन के तीसरे मीनिंग क्या है? पेशा, जॉब, पेशा। कानून की इस्तिलाह में ऑक्यूपेशन का एक ही मतलब है भाई, वो क्या है? जॉब, पेशा, नौकरी, मुलाजमत, एक ही मतलब है। कब्जे को कहते हैं ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, याद रखिए। खैर, सेल्फ। अच्छा, सेल्फ शख्सियत को कहते हैं, वो अपनी भी हो सकती है, किसी और की। मिसाल के तौर पर देखो, यह रेफरिंग, यूज टू, यूज फॉर रेफरिंग टू योर सेल्फ और द रीडर इन फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सच एज बिजनेस एग्रीमेंट्स और चेक्स। जब आप चेक लिख रहे होते हैं, तो अगर खुद वो चेक ड्रॉ करने गए हैं बैंक में, तो आप वहां पे के आगे क्या लिखते हैं? सेल्फ। इसका मतलब है मैं बकलम खुद, बजाते खुद ये चेक लेकर हाजिर हुआ हूं, ठीक है। अच्छा, सेल्फ का वर्ड और जगहों पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं द डायरेक्टर जनरल shall take a serious action, the director general shall take a serious action against this kind of matter, this kind of matter. I would request your kind self, your kind self, your kind self का मतलब आप, माई बाप, ठीक है। जब किसी अफसर को यू कहना होता है तो यू नहीं कहते, योर काइंड सेल्फ कहते हैं। यू नहीं कहते, क्या कहते हैं? योर काइंड सेल्फ। हाँ भाई, समझ में आया ये? बताओ जल्दी से, आगे चले फिर। जल्दी बताओ, समझ में आया? ओके, ये मैं डॉक्यूमेंट भेज भी दूंगा आपको व्हाट्सएप पर। देयर ऑन, बेटा देयर ऑन के मीनिंग क्या है? देयर ऑन एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ऑन समथिंग दैट हैज बीन मेंशन, जो चीज मेंशन की गई है उसके ऊपर बात हो रही है। जैसे
The signatures of all members of committee are thereon. यानी कमेटी के तमाम मेंबरान के दस्तखत उस पर मौजूद हैं। किस पर? किसी डॉक्यूमेंट पर, तो देयर ऑन। ठीक है। देयर अंडर, वो तो हेयर ऑन हेयर अंडर था ना, ये देयर अंडर है। देयर अंडर का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल और लॉ दैट हैज बीन मेंशन। अब अगर आप किसी लॉ या रूल का हवाला दे रहे हैं, किसी बुक से, किसी ताजीरात से, पिनल कोड से, तो फिर आप देयर अंडर इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं लिखूं कि द सेंटेंस suggested for this kind of guilty in Pakistan Penal Code is 6 years with hard labor there under। अब देयर अंडर क्यों लगाया मैंने? कि जनाब पाकिस्तान पीनल कोड ताजीरात पाकिस्तान में इस जुर्म की सजा वहां लिखी है 6 साल बामुशक्कत। समझ में आया देयर अंडर की मीनिंग? जब भी कोई कानून का रेफरेंस देंगे तो देयर अंडर इस्तेमाल करेंगे। विदाउट लेट और हिंड्रेंस पूरा एक साथ इस्तेमाल होता है। विदाउट लेट और हिंड्रेंस फ्रेज है ये पूरा। विदाउट लेट और हिंड्रेंस एक साथ इस्तेमाल होता है। ये और का मतलब ही नहीं कि आप विदाउट लेट इस्तेमाल करें या विदाउट हिंड्रेंस, नहीं भाई, ये पूरा फ्रेज है विदाउट लेट और हिंड्रेंस। मीनिंग क्या? विदाउट बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने से रोके बगैर, कुछ करने से रोका नहीं जाएगा। अब दो बातें, या तो किसी को हुक्म दिया जा रहा है कि आप ये करें, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप किसी को इख्तियार दे रहे हैं और कह रहे हैं आप एक्शन लें, आपको कोई रोकेगा नहीं, मैं पीछे बैठा हूं, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक सिचुएशन ये होती है। एक सिचुएशन ये होती है आपने ये किया कैसे कि आपको कोई रोकने वाला नहीं था, है ना? हाउ डू यू डू दैट विदाउट लेट और हिंड्रेंस? आपने कैसे कर लिया, कोई रोकने वाला नहीं था क्या? ये भी है। और यहां पर मैंने जुमला बनाया है, द इंस्पेक्शन कमेटी is expected to execute the foregoing orders without let or hindrance। जो इंस्पेक्शन कमेटी है, मुआयना कमेटी है, उससे ये तवक्को की जाती है कि वो एग्जीक्यूट करेगी, अमल में लाएगी, अमली जामा पहनाएगी द फोरगोइंग ऑर्डर्स, इसी लेटर में ऊपर दिए गए अहकामात पर, अहकामात को विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बगैर किसी रुकावट के। इसी तरह से अगर कोई फंड जारी किया जाता है गरीबों में बांटने के लिए, तो फिर वहां कहा जाएगा कि दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉबटेल एंड रेक्टेग्स विदाउट लेट और हिंड्रेंस। बॉबटेल एंड रेक्टेग किसे कहते हैं? गरीब गुरबा को। अच्छा जी, अब जो शुरू में रिकॉर्ड नहीं हुआ था मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। फोर गोइंग का मतलब क्या है? फोर गोइंग का मतलब है दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, दैट हैज जस्ट बीन मेंशन्ड, जिसका अभी जिक्र हुआ है थोड़ी देर पहले इस लेटर में। जैसे यू आर डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द फोरगोइंग मैटर, क्या आपको यह हिदायत जारी की जाती है कि आप ऊपर दिए गए मामले पर इन्वेस्टिगेट करें, तफ्तीश अमल में लाएं। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ कब इस्तेमाल होता है? ये लीगल फ्रेज है और यूज्ड इन लीगल एग्रीमेंट्स टू एम्फसाइज अ कंडीशन of the agreement that might otherwise be open to doubt or interpretation। यानी किसी एग्रीमेंट में या किसी लीगल डॉक्यूमेंट में किसी कंडीशन, किसी शर्त पर आप एम्फेसाइज करने को कहते हैं कि भाई इस पर जोर दो वरना शुकूक व शुबात रह जाएंगे। तो जुमला इस तरह से इस्तेमाल होता है कि ऑल द फोरगोइंग कंडीशन, अब मैं ऊपर वाला फोरगोइंग यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए आपका। ऑल द फोरगोइंग कंडीशंस मस्ट बी क्लैरिफाइड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट, है ना? कि जितनी भी ऊपर बयान की गई शराइत हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए ताकि शुकूक व शुबात के दरवाजे बंद हो जाएं। दूसरा जुमला मैंने बनाया, डाउट की जगह कोई और वर्ड भी आ सकता है, जैसे ऑल दीज एसओपीज आर डायरेक्टेड टू बी फॉलोड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एनी अनबेरेबल सिचुएशन। यानी तमाम एसओपीज पर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स पर
हिदायत की जाती है कि तमाम एसओपीस पर अमल किया जाए ताकि फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एनी अनबेरेबल सिचुएशन, ताकि कोई नाकाबिले बर्दाश्त हालात से बचा जा सके। ठीक है। हेयर आफ्टर के आम जुबान में मीनिंग होते हैं मौत के बाद की जिंदगी, लेकिन ऑफिशियल ड्राफ्टिंग में ये एडवर्ब है और इसके मीनिंग क्या होते हैं, बहुत फॉर्मल है ये, और इसके मीनिंग होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोमेंट, यानी इस लम्हे के विद इमीडिएट इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं ना विद इमीडिएट इफेक्ट। जैसे कहा जाए मिस्टर करीम शैल बी इम्पीचेबल या रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोरगोइंग मैटर हेयर आफ्टर। ठीक है, कि मिस्टर करीम जो है वो इस मामले, फोरगोइंग मैटर यानी जिसका ऊपर जिक्र किया गया, उस मामले के लिए आज के बाद से या अभी से क्या होंगे, इम्पीचेबल, काबिले गिरफ्त होंगे। ठीक है। हेयर बाय बहुत इस्तेमाल होता है भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी। हेयर बाय के मीनिंग क्या होते हैं, ये एडवर्ब है, फॉर्मल यूज है इसका। यूज फॉर स्टेटिंग दैट समथिंग सेड और रिटन इन अ स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट इज नाउ ऑफिशियल, और फॉर एम्फेसाइजिंग व्हाट यू आर सर्विंग सेइंग। तो जहां हेयर बाय लग जाए वो स्टेटमेंट ऑफिशियल हो जाता है, बस सिर्फ इतना फर्क है इसका। जैसे अगर मैं कहूँ यू आर डायरेक्टेड, आपको हिदायत की जाती है, और अगर मैं कहूँ यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऑफिशियली जो है वो हिदायत जारी की जा रही है। ठीक, सही है, ये सिलसिला है। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर आ गया हेयर इन। हेयर इन एडवर्ब है, उसकी मीनिंग क्या है, वेरी फॉर्मल, बहुत फॉर्मल वे में इस्तेमाल होता है। इन दिस स्टेटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या सिचुएशन, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या स्टेटमेंट बनता है या कोई सिचुएशन पर डिस्कशन हो रही होती है, तो फिर ऑफिशियल डिस्कशन में हम क्या कहते हैं, हेयर इन। यानी यू कैन इंटीमेट द अंडरसाइंड इफ यू फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल हेयर इन। आप मुत्तला कर सकते हैं फिदवी को, मौखर जिक्र को, यानी मुझे। दी अंडरसाइंड वहां इस्तेमाल होता है जहां अपना नाम मेंशन ना करना हो, जहां मी नहीं लिखते, जहां आई नहीं लिखते, वहां अंडरसाइंड लिखते हैं। अगर आपको कोई चीज इस पे काबिल एतराज मिले इसमें, हेयर इन। हेयर इन आफ्टर, यानी ये एडवर्ब है, वेरी फॉर्मल है। इसकी मीनिंग है लेटर इन दिस स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है इसमें जहां तक आपने पढ़ा है इसके बाद, यानी दैट शैल बी फर्निश्ड हेयर इन आफ्टर। अगर आप किसी ऐसी चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका लेटर के आखिर में या बाद में जिक्र आ रहा है लेटर में, तो आप कहेंगे कि ये चीज बाद में पेश की जाएगी या कर दी गई है। ठीक है, ये आ गया हेयर इन आफ्टर। अच्छा जी, यहाँ तक हमने नहीं किया था पिछली रिकॉर्डिंग से पहले, जहाँ तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था वो अब रिकॉर्ड हो